Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of Computer Science for 9th क्लास। आज के हम इस लेक्चर के अंदर फ़्लो चार्ट्स के बारे में देखेंगे। फ़्लो चार्ट्स बेसिकली होते क्या हैं, फ़्लो चार्ट क्या होता है और फ़्लो चार्ट्स किस मकसद के लिए बनाए जाते हैं, ये क्यों हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर में, या क्यों हमारी डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट समझे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो हमने मेन पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो ये हैं डिफ़ाइनिंग द फ़्लो चार्ट्स को डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि फ़्लो चार्ट्स की इम्पोर्टेंस क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के अंदर। फिर डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फ़्लो चार्ट्स बनाने के लिए हमारे किन किन लवाज़िम का तयन करना ज़रूरी है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फ़्लो चार्ट सैम्पल्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से सैम्पल्स किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। ड्राइंग द फ़्लो चार्ट्स फॉर सैम्पल प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और उनके फ़्लो चार्ट डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर के अंदर भी कहा था कि ये जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाने की ज़रूरत है, तो आज के लेक्चर के अंदर मैं कुछ आप लोगों को प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊँगा। आल्थो मैं आप लोगों को उसके अंदर उसकी प्रोग्रामिंग लॉजिक तो नहीं समझाऊंगा कैसे है, लेकिन आप लोगों को ये बताने के लिए कि ये एक फ़्लो चार्ट है, वो हमारी कुछ किस तरह की वैल्यू क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, तो प्रोग्राम कैसे बनता है और प्रोग्राम कैसे रन हो रहा होता है, चल रहा होता है। तो होप सो, क्योंकि पहला लेक्चर हमारा टोटली थ्योरेटिकल था, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली थी जिसका मैं कोई प्रैक्टिकल करके दिखाता, लेकिन इस लेक्चर में कुछ ना कुछ आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। तो हमने आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अपने इस लेक्चर के अंदर मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट करता जाऊं कि मेरे ये लेक्चर्स स्पेशली आयशा साइंस अकेडमी और ड्यूक स्कूल के लिए बनाए गए हैं। तो ड्यूक स्कूल के जो लोग स्टूडेंट्स होंगे या आयशा साइंस अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, या इसके अलावा भी कोई भी स्टूडेंट इसको देख रहा है तो वो मेरा स्टूडेंट है, तो वो आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर योर हेल्प, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि मुझे ये खुशी होगी कोई मेरे लेक्चर सुन के कोई बात समझ जाएगा, कुछ पढ़ जाएगा। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि फ़्लो चार्ट हमारे लिए क्यों हेल्पफुल होते हैं, फ़्लो चार्ट होते क्या हैं। बेसिकली फ़्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, जो कि एल्गोरिदम हम थर्ड लेक्चर के अंदर आगे जाके देखेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो उस एल्गोरिदम को, उन स्टेप्स को जो एल्गोरिदम के अंदर हमारे एक स्टेप्स परफॉर्म किए जा रहे हैं, उसको जब किसी तस्वीर की सूरत में ज़ाहिर किया जा रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ़्लो चार्ट कहते हैं। तो हमारे फ़्लो चार्ट किसके लिए हेल्प होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके स्टेप्स को जानना कि पहला कौन सा स्टेप है, नेक्स्ट कौन सा स्टेप है, हमारी फ़्लो चार्ट हमारी हेल्प करते हैं। देखिए फ़्लो चार्ट बेसिकली क्यों बनाए जाते हैं। एज देयर नेम सजेस्ट, जैसे उसका नाम बता रहा है फ़्लो का मतलब क्या है, बहाव। ठीक है, चार्ट एक ऐसा चार्ट जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम बनाने का या प्रोसीजर, कोई भी चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, हमें वो बता रहा है, फ़्लो बता रहा है कि विच वन इज़ द फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड वन, देन थर्ड वन, देन हाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, हम कौन से नेक्स्ट स्टेप पे कैसे मूव करेंगे, ये हमें कौन बताता है, एक फ़्लो चार्ट बताता है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे एक फ़्लो चार्ट दिखाया गया है कि हमने अपने शूज़ पहनने हैं विद सॉक्स के साथ क्या करने हैं, शूज़ पहनने हैं। तो हमने उन स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना है। तो हमेशा एल्गोरिदम का कोई ना कोई स्टार्ट होता है और एंड में उसका कोई ना कोई स्टॉप होता है। इट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम की एक खासियत है। आगे जाके जब एल्गोरिदम पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि वो हमारे जो उसके स्टेप्स होते हैं लिमिटेड होते हैं, तो इसलिए वो उसका स्टार्ट और एंड लाजमी होता है। तो यहाँ से हम इसके शूज़ पहनने के अब देख लेते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी कहा था कि स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। ये नहीं होता कि हम लास्ट वाला स्टेप पहले परफॉर्म कर दे, पहले वाला लास्ट में परफॉर्म कर दे। जैसे यहाँ पे हम एक शूज़ पहनने की देख रहे हैं विद सॉक्स, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं शूज़ पहले पहन लूँ सॉक्स बाद में पहनूँ। ठीक है, तो हमें पहले क्या करनी पड़ेगी, सॉक्स पहननी पड़ेगी। मीन कि हमने पहले टेक शूज़ एंड सॉक्स, हम अपने पास लेके आएंगे सॉक्स और शूज़ को, वेयर सॉक्स पहनेंगे, फिर शूज़ पहन लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेप्स हैं उसके। तो उसके स्टेप्स जो हम एक तस्वीर की सूरत में ज़ाहिर कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, क्या कहलाता है, फ़्लो चार्ट कहलाता है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये जो हमारी तस्वीरें हैं, ये जो डायग्राम नजर आ रहे हैं, ये किसी खूबसूरती के लिए नहीं बनाए गए। एवरी सिंबल
हैव इट्स मीनिंग, कि उसके कोई ना कोई मीनिंग है, उसका कोई ना कोई मकसद है, उसका कोई ना कोई पर्पज है। जहां वो मकसद आएगा, जहां वो पर्पज आएगा, तो हम वो स्पेशल सैंपल क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे स्टार्ट और आप एंड को देख रहे हो, स्टॉप को देख रहे हो, इसके लिए ये ओवल शेप यूज होती है। ये आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास हम कौन से सैंपल यूज कर रहे हैं। तो हर स्टेप के लिए कोई ना कोई स्पेशल सैंपल क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सैंपल एक दूसरे के साथ इन एरो के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जो हमारी फ्लो लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास स्टार्ट के बाद ये आप लोगों की फ्लो लाइन है जो हमें बता रही है कि नेक्स्ट स्टेप टेक शूज एंड ये है हमारे पास। उसके बाद आपने वेयर सॉक्स पहननी है, फिर वेयर शूज। तो ये हमारे क्या है, फ्लो लाइंस हैं जिसके लिए हमें बताया जा रहा है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन का निशान लगाना चाहते हो तो बच्चे आप लोग निशान लगा रहे हैं कि हमारे पास फ्लो चार्ट की क्या डेफिनेशन है। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यहाँ तक अगर आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे तो ये एक्यूरेट समझी जाएगी कि ये हमारे पास छोटी सी डेफिनेशन है किसकी, फ्लो चार्ट की। अब इस फ्लो चार्ट में हम क्या यूज करते हैं, आगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वी यूज सैंपल फॉर ईच स्टेप, हर स्टेप के लिए सैंपल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो सैंपल होते हैं ये एरो लाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम फ्लो लाइन या ऑफ प्रोसेसिंग कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हमारा दूसरा टॉपिक था कि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर ये फ्लो चार्ट की क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमारे फ्लो चार्ट क्या है, अहम है। तो हम ये देख सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर फ्लो चार्ट कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन का प्लान करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, फ्लो चार्ट यूज किए जा सकते हैं। कि हमारे पास अगर हमारे पास कोई फ्लो चार्ट पहले से मौजूद होगा तो हम जल्दी से एक प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जैसे कि आप लोगों को पता है, इट इज मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज द सॉल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट, कि किसी भी एक प्रॉब्लम को उसके सॉल्यूशन इसकी ग्राफिकली ज़ाहिर करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द टेक्सचुअल। टेक्सचुअल को समझना पूरा एक पढ़ना पड़ता है। जैसे आपने थर्स्टी क्रो की, मैं आप लोगों को इसी फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस बताने के लिए आपको ये बताता चलूँ। जैसे एक थर्स्टी क्रो की आप लोगों ने क्या देखी है, थर्स्टी क्रो कहानी सुनी होगी। अगर मैं उसको आपको टेक्स्ट लिखूँ तो वो 2-3 पेज का मुझे टेक्स्ट है, उसको पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर मैं एक थोड़ी तस्वीर बना दूँ कि पहले एक तस्वीर बना दूँ, गड़ा पड़ा है, कौवा उड़ता हुआ आ रहा है, फिर उस कौवे से वो उसमें से कंकड़ डाल रहा है, पानी पी रहा है और जा रहा है, तो आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाती है। तो इसलिए हम यह कहते हैं कि इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी भी प्रॉब्लम की, ठीक है, वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती है एज कम्पेयर टू द टेक्सचुअल। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आल्सो मेक इट इफेक्टिव टू वेरीफाई वेदर सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, कि हमें ये वेरीफाई करने के लिए कि हमारा सोल्यूशन ठीक है या नहीं है, तब भी हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी बहुत इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो हमें किसी भी सोल्यूशन के कम्युनिकेशन के लिए, प्रॉब्लम टू अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कम्युनिकेट करने के लिए भी ग्राफिकल, जैसे मैं अगर आप लोगों को कोई टॉपिक बता रहा हूँ, कोई तस्वीर बना के समझाऊंगा तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा एज कम्पेयर टू द टेक्सचुअल में लिख के आप लोगों को बता दूँ। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये इसकी फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस होती है कि फ्लो चार्ट हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को ये लिखना पड़ जाता है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू कैन राइट दैट कि फ्लो चार्ट हमारे पास ये यहाँ से लिख सकते हैं, इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट, कि टेक्स्ट से हमारे लिए ग्राफिकली ज़ाहिर करना ज़्यादा आसान है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आल्सो मेक इफेक्टिव टू वेरीफाई वेदर अ सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। तो इसलिए हमारे पास क्या है, फ्लो चार्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ तक आप लोग लिख सकते हो। इसी तरह डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट के लिए हमारी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं। देखिए, जब भी एक कोई प्रोसेस होता है, जब भी एक कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर में प्रॉब्लम सोल्यूशन में, प्रॉब्लम में, ठीक है, फिर उसके सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं या किसी भी एक सिस्टम की बात करते हैं, तो सिस्टम आप लोगों ने देखे होंगे कंप्यूटर में क्या होता है। जब भी कोई सिस्टम चल रहा होता है तो हम उसे कोई ना कोई डाटा देते हैं, तो वो उसको प्रोसेस करता है। डाटा क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, मैं अभी आप लोगों को बताता जाता हूँ। वो उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसको हमें रिजल्ट निकाल के दे देता है। फॉर एग्जांपल, आप लोग किसी भी ग्रॉसरी स्टोर के ऊपर जाते हो, वहाँ से कोई चीज़ परचेज करते हो। परचेज करने के बाद जब आप बिल बनवाने के लिए जाते हो तो वहाँ आप उनको अपनी प्रोडक्ट देते हो, तो वो वहाँ उनका कोड इंटर करते हैं। ठीक है, उनको डाटा दे रहे होते हैं। तो कंप्यूटर का क्या काम है, वो उसके कोड को मैच करता है, उसका जो बिल होता है वो बिल कैलकुलेट करता है। बिल कैलकुलेट करने के बाद अंदर और भी काफ़ी सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है, अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, तो वो आपको एक बिल रिसेप्शन बिग बिल निकाल के दे देते हैं। ठीक है, तो जो वो कोड हम इंटर कर रहे हैं वो हमारा क्या है,
तो एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर, कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है। क्या कहलाती है वो, इनपुट कहलाती है। इसी तरह जब हम बात करते हैं, ठीक है, उसकी वो अंदर प्रोसेसिंग, अब जब हम उसको इनपुट दे दी तो वो अंदर प्राइस कैलकुलेट कर रहा है, उसकी प्राइस मैच कर रहा है, प्राइस हमें कैलकुलेट करके नंबर ऑफ एटम्स के मुताबिक हमें वो प्राइस शो करा रहा है, ठीक है। तो जो हमारी वो प्राइस शो करा रहा है नंबर ऑफ एटम्स के मुताबिक, ठीक है, अंदर कैलकुलेशन हो रही है, तो वो हमारी प्रोसेसिंग है। कोई भी काम हो रहा है, कैलकुलेशंस हो रही हैं, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती है। तो इसी तरह हमारे पास प्रोसेसिंग, यानी कोई भी हमारा फार्मूला लगा हुआ है, कोई प्रोसेसिंग हो रही है, वो सारी हमारी क्या है, प्रोसेसिंग है। तो अब हमारे पास प्रोसेसिंग इनपुट हो गई कि एनीथिंग जो चीज़ हम दे रहे हैं उसको हमारी क्या है, इनपुट है। इसी तरह उसके अंदर इंटरनल कोई वर्किंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। अब वो प्रोसेसिंग के बाद, अब देखिए प्रोसेसिंग में फिर हमारी कोई डिसीजन मेकिंग होती है। डिसीजन मेकिंग से क्या मुराद है, ठीक है, कि हमारे पास क्या होता है, उस रिजल्ट कोई ना कोई अंदर कैलकुलेशन की बेस पर कोई ना कोई डिसीजन होता है कि रिजल्ट दिखाना है या नहीं दिखाना, प्रिंट करना है या नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, उसकी डिसीजन है बेस्ड ऑन द डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग के बाद जो हमारा डाटा हमने प्रोसेस किया, यानी कोई फार्मूला लगाया, उसकी कैलकुलेशन से कोई ना कोई रिजल्ट आया, प्रोसेसिंग के बाद उसने डिसाइड करना है कि ये हमारे पास जो डाटा है हमने शो करना है या नहीं करना, प्रिंट करना है या नहीं करना। इस तरह कोई ना कोई डिसीजन है जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी से आगे जाके जब एक प्रोग्राम कराऊंगा ये इस लेक्चर के बाद, तो आप लोगों को समझा दूंगा। जब हम फ्लो चार्ट के ऊपर पहुंचेंगे तो आप लोगों को प्रोग्रामिंग समझे कहाँ डिसीजन हो रहा है, ठीक है। तो वो डिसीजन की बेस पर हमें क्या देता है, रिजल्ट देखता है। तो इसका मतलब है हमारे उस एल्गोरिथम में, उस प्रोग्राम में कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग भी हो रही होती है। तो हमारे जो फ्लो चार्ट के लिए रिक्वायरमेंट होती है, इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई, ठीक है। इसी तरह हमारा आउटपुट होता है कि एंड में वो हमें क्या दिखाता है, उसका रिजल्ट दिखाता है। तो आउटपुट एनीथिंग रिसीव फ्रॉम द कंप्यूटर, कोई भी चीज हम कंप्यूटर से रिसीव कर रहे हैं, वो हमें वापसी जवाब दे रहा है, वो हमारा क्या है, आउटपुट है। तो हमने यहाँ चीजें ये देखनी है कि हमारे पास कौन कौन से आउटपुट आ रहे हैं, कौन कौन से रिजल्ट आ रहे हैं, इन रिजल्ट को हम, ठीक है, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, हमारा आउटपुट क्या है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या है, बेसिकली एक फ्लो चार्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। उस फ्लो चार्ट के अंदर हमारे जब भी हम फ्लो चार्ट बनाएंगे उसमें ये सारी इनपुट भी होगी उसकी, और प्रोसेसिंग भी होगी, आउटपुट भी होगी, ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग भी होगी। तो हमें इसे कैसे एक फ्लो चार्ट के अंदर कैसे जाहिर करेंगे, वो इन डायग्राम्स के थ्रू, सैंपल्स के थ्रू। जैसे यहाँ पे अभी आप लोगों को बताया जा रहा है कि हम कोई ना कोई डायग्राम नजर आ रहा है, हम कोई चीज इनपुट दे रहे हैं, इंटरनल कोई ना कोई प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या शो करा रहा है, कोई ना कोई आउटपुट शो कर रहा है। तो हमारे पास जब हम क्या कर रहे हैं, फ्लो चार्ट बना रहे होंगे, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरत होगी, इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। अब इनपुट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्या होती है, ठीक है, कि यूजर से हम कोई डाटा ले रहा है कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को कोई चीज दे रहे हैं, चाहे वो यूजर दे रहा है, ठीक है। तो यूजर जब कोई डाटा एंटर कर रहा है कि कोई हम चीज यूजर से ले रहे हैं, वो हमारी क्या है, इनपुट है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। तो हमारे लिए फ्लो चार्ट जब हम बना रहे होंगे तो ये हमारे लिए जरूरी होगा, ठीक है, ये जानना कि कितना हमें क्या चाहिए, डाटा चाहिए, ठीक है, कितनी इनपुट्स चाहिए और किस टाइप की चाहिए। इसके बाद प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मैंने आपको बताया कि जैसे कोई फार्मूला लगा रहे हैं, जैसे दो चीजों को जमा कर रहे हैं, मैं फार्मूला लगा रहा हूँ सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो वो इंटरनली क्या, मैंने उसको ए और बी की वैल्यू दे दी, वो मेरी इनपुट थी। बाद में उसने जो जमा करना है, जो कंप्यूटर का काम है, ठीक है, ए और बी को जमा करेगा, वो उसकी क्या है, प्रोसेसिंग है, कैलकुलेशन है, ठीक है। फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन प्रोसेसिंग स्टेप्स। प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन, ठीक है। फिर उन्हीं कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे किसी ना किसी जगह पे क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्या दीज में इंक्लूड इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइडिंग कर रहे हैं, सारी क्या है, प्रोसेसिंग है। अच्छा मेरे बच्चे, आप लोग मेरी बात ये गौर से सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब हम कंप्यूटर में कोई ना कोई डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में कोई ना कोई, ये मैं आप लोगों को इनपुट आउटपुट बता चुका हूं, लेकिन इस बात को मैं जो बता रहा हूँ गौर से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। होप्सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आ रही होगी, ठीक है, लेकिन ये गौर से सुनिएगा कि हमारे पास जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा स्टोर करते हैं, कंप्यूटर में एक जगह होती है, ठीक है, उस जगह से जब हमने डाटा उठाना है तो हम कैसे डाटा उठाएंगे, ठीक है। जब हमने कंप्यूटर में डाटा क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, जैसे हमारा कोई प्रोग्राम चल रहा है, हम यह प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसकी जो मेमोरी है
सपोज रैम है, रैम के अंदर हमारी जगह बनती है, हम जगह बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, वहां डाटा स्टोर करते हैं टेम्परेरी तौर पर। जब हमने वहां डाटा स्टोर करना है तो हमने वापस एक्सेस भी तो करना है। अब हम कैसे एक्सेस करेंगे, उसको कैसे बताएंगे कि ये हमें डाटा दे दो? तो मेरे बच्चों, वो जो जगह होती है, मेमोरी होती है कंप्यूटर में जहां पे डाटा स्टोर होता है, उस जगह का हम कोई ना कोई नाम रखते हैं। ठीक हो गया? उस जगह का हम क्या करते हैं, कोई ना कोई नाम रखते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम में या अपने फ्लो चार्ट में बता देते हैं कि जो हम कंप्यूटर में मेमोरी जगह बनाएंगे उसका नाम सपोज ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ये उसके नाम है। तो जब हम ये नाम रखते हैं, इसी नाम की मेमोरी में क्या बन जाती है, जगह बन जाती है। और हम उसके अंदर जब डाटा स्टोर करते हैं तो उसी जगह पे जाके क्या करता है, डाटा स्टोर करता है। जब हमें दोबारा चाहिए होता है तो हम वो नाम बताते हैं, उस जगह का नाम बताते हैं कंप्यूटर को कि भाई इस जगह के ऊपर जाओ। सपोज ए उसका नाम रखा था तो हम उसे कहते हैं ए वाली जगह पे जाओ, वहां से वैल्यू उठा के हमें दिखा दो। ठीक है? ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम इस तरह के नाम यूज करेंगे जब अपने फ्लो चार्ट में, तो आप लोग परेशान ना हो जाए कि ये नाम क्यों आए हुए हैं। ठीक है? तो अब डिसीजन मेकिंग आप लोगों को पता है कि मैंने कहा डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, टेकिंग द अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली, उसके मुताबिक कोई ना कोई स्टेप्स परफॉर्म करना। ठीक है? हमारी क्या कहलाती है, डिसीजन मेकिंग कहलाती है। इसी तरह आउटपुट क्या होते हैं, आउटपुट आर यूज्ड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, जो हमारा रिजल्ट कंप्यूटर हमें देगा। यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट द प्रोसेस्ड रिजल्ट, यानी प्रोसेसिंग के बाद जो उसका रिजल्ट हमें कंप्यूटर देगा वो उसका क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। ये सारे हमारे पास क्या है, फ्लो चार्ट की इंग्रेडिएंट्स हैं, ये फ्लो चार्ट में यूज होंगे। ठीक है? जो फ्लो चार्ट के लिए एलिमेंट्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है फ्लो चार्ट बनाने के लिए। तो आप यहाँ पे कुछ सैंपल देख लीजिएगा कि इन सैंपल्स को याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट बनाना मुश्किल नहीं होगा। मैं आप लोगों को बहुत सारी आसान सी एग्जांपल दूंगा आगे, तो आप लोग मेरे बच्चे आसान खुद से फ्लो चार्ट बना लेंगे। आप लोगों को बुक ओपन करने की भी जरूरत नहीं होगी। जस्ट कीप कंसंट्रेट कर रखें इसके ऊपर, लेक्चर के ऊपर, और ये सुनते जाए कि हमारे पास क्या है। हमने एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर जाना है तो उसे हम लाइन से जाहिर करते हैं, जो हमारी क्या कहलाती है, फ्लो लाइन कहलाती है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को पहले ये एरो नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारी ये यहाँ पे जहाँ कर्सर है इस टाइम ये एरो नजर आ रहा है, ये हमारी फ्लो लाइन कहलाती है। अभी हमें किस काम के लिए बताते हैं, ये यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर फ्लो ऑफ स्टेप्स बताने के लिए, इनके पहला स्टेप्स कौन सा है, दूसरे के ऊपर है, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, तीसरे के, तो हम ये एरो यूज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फ्लो ऑफ स्टेप्स बताने के लिए हम ये फ्लो लाइंस यूज करते हैं। ठीक है? यहाँ पे इसके बाद टर्मिनल। ठीक है? हमारा स्टार्टिंग और एंड। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि एल्गोरिदम जो हमारे इस फ्लो चार्ट जो है, ठीक है, उसके अंदर हमें उसका स्टार्ट होगा, जहां से हम उसको शुरू कर रहे होंगे, उसका एंड होगा। तो उसका स्टार्ट और एंड हम इस ओवल शेप के साथ क्या करते हैं, ये ओवल शेप यूज होती है। इट इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट, कि जहां स्टार्ट हो रहा होगा तो ये ओवल शेप लगा के इसके अंदर लिख देंगे स्टार्ट, एंड हो रहा होगा तो इस ओवल शेप में हम क्या लिख देंगे, एंड। जहां पे हमारी प्रोसेसिंग हो रही होगी, जैसे मैंने आपको कहा प्रोसेसिंग से क्या मुराद है, कोई फार्मूला लगाया है, सम इज इक्वल टू a प्लस बी, दो चीजों को जमा कर रहे हैं, ये हमारी प्रोसेसिंग है। मैं कह रहा हूँ a इज इक्वल टू 10, इसका मतलब है जो a की एक वैल्यू है 10, मैं असाइन कर रहा हूँ किसको, a को। मैं कह रहा हूँ a वाली जगह पे 10 स्टोर कर दो, ये भी प्रोसेसिंग है। जो कंप्यूटर काम कर रहा है, इंटरनल वर्किंग हो रही है, वो हमारी क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती है। It represent the operations to change the value, जो हमारी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि a is equal to 10, तो 10 को एक जगह, a जो है एक जगह का नाम है, उस जगह पे उसे क्या स्टोर कर रहा है, 10, उसे 10 मिल रहा है, a को क्या वैल्यू मिल रही है, 10 मिल रहा है। तो ये हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इस तरह के जो या जमा कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इस तरह के जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे, प्रोसेसिंग होगी हमारी, वो हम किसे, रेक्टेंगल से शो करते हैं। जो हमारी कौन सी शेप यूज होती है, रेक्टेंगल यूज होती है। ठीक है? तो जो हमारी प्रोसेसिंग, जैसे अभी आगे एग्जांपल आप लोगों को देखेंगे तो आप लोग क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह किसी जगह पे डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग से क्या मुराद है, जैसे मैं ये चेक कर रहा हूं, इफ स्टूडेंट के मार्क्स चेक कर रहा हूं, एक वेरिएबल का नाम है मार्क्स, जहां पे मार्क्स स्टोर है। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, तो इसकी बेस पर आपने शो करना है पास या फेल, कि स्टूडेंट पास है या फेल है। तो यहाँ पे जो मैंने इस तरह की कोई कंडीशन लगानी है, उसी की बेस पर डिसीजन मेकिंग होंगी है कि वो उसे पास शो करना है या फेल शो करना है। जो मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, तो ये मेरी कौन सी स्टेटमेंट है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। जहां डिसीजन मेकिंग होगी तो हमारी डायमंड शेप यूज होती है। ठीक है? तो डायमंड शेप के लिए हमारे कंडीशनल ऑपरेशन, जहां पे हम कोई कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है, अब हमारे पास उसके अंदर इसमें इसके दो पाथ होते हैं।
एक ट्रू केस होता है, एक फॉल्स केस होता है। अगर ट्रू के अंदर उसने क्या करना है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तब क्या करना है, फॉल्स हो जाती है तो तब क्या करना है। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा डिसीजन में एक सैंपल होगा, हमारा डायमंड शेप होगी, इसमें से 2 लाइनें निकलेंगी हमेशा। कितनी लाइनें निकलेंगी, 2 लाइनें निकलेंगी। एक जो हमारा डिसीजन होना है ट्रू और फॉल्स, यानी कंडीशन की बेस पर, अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तब करेगा क्या करेगा, फॉल्स होगी तो तब क्या होगा। तो इसमें ये याद रखिएगा, डायमंड के अंदर एक फ्लो लाइन इंटर होगी लेकिन 2 फ्लो लाइन बाहर निकलेंगी। इसी तरह हमारे पास इनपुट और आउटपुट है। इनपुट से क्या मुराद है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, यूजर से हमने कोई लेनी है वैल्यू, हम चाहते हैं यूजर वैल्यू एंटर करे, वो हमारी इनपुट है। इनपुट को भी हम पैरेललोग्राम से यूज करते हैं, इस शेप से यूज करते हैं। ठीक है, और आउटपुट अगर शो कराना, जैसे मैंने कहा कि अगर ये वाली वैल्यू है स्क्रीन के ऊपर शो कर दे पास, तो ये मेरी आउटपुट स्टेटमेंट है। जो स्क्रीन के ऊपर शो करेगी वो मेरी क्या है, आउटपुट स्टेटमेंट है। तो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट जहां पे हो रही होगी तो वहां पे हमारे पास इस तरह की पैरेललोग्राम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। इसी तरह हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा कि हम प्रॉब्लम्स को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड एंड कंकर एक स्ट्रेटेजी है, वो यूज करते हैं। अगर हमने इस तरह प्रॉब्लम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक को हमने छोटे हिस्सों के अंदर, और बाद में उन 2 प्रॉब्लम्स को आपस में ज्वाइन करना है। ठीक है, तो एक का अलग से फ्लो चार्ट बना लिया, दूसरे का हमने अलग से फ्लो चार्ट बना लिया, उनको आपस में कनेक्ट करना है। तो ये हमारे पास क्या है, सर्कल यूज होता है, जिसे हम कनेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा अगर फ्लो चार्ट, इसकी एग्जांपल ये भी है, फ्लो चार्ट डज नॉट फिट ऑन द पेज, अगर एक पेज के ऊपर नहीं आ रहा, देन वी यूज कनेक्टर टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट। उस फ्लो चार्ट के पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे डिफरेंट पेजेस के ऊपर है। तो ये शेप्स हैं मेरे बच्चे, इन शेप्स का पर्पस और मीनिंग कि क्यों यूज कर रहे हैं, किस मकसद के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे तो फ्लो चार्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें कि ये फ्लो चार्ट की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब ये एग्जांपल मैं आप लोगों को पहली एग्जांपल पढ़ूंगा, उसके बाद में अगले जितने भी एग्जांपल हैं वो डायरेक्ट आप लोगों को क्या बताता जाऊंगा, इसकी डायग्राम से समझाता जाऊंगा कि हमने ये कैसे बनाई। ठीक है, अब ये कहते हैं कि फ्लो चार्ट शोज द आफ्टर स्टार्ट, कि हमारा एक स्टार्ट है, कंप्यूटर यूजर प्रोवाइड सम न्यूमेरिक डाटा विच इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, कि यूजर से क्या लेना है, हमने एक न्यूमेरिक डाटा लेना है और उसको कंप्यूटर में स्टोर कर देना है। ठीक है, न्यूमेरिक डाटा क्यों लेना है, कि सपोज ये हमारा प्रोग्राम क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, वो ये कहता है कि जो हमारे सेल्सियस टेम्परेचर लेना है सेल्सियस के अंदर और उसको फ़ारेनहाइट में तब्दील कर देना है। तो सावधान, हम यूजर से कहेंगे कि भाई वो सेल्सियस के अंदर क्या करे, टेम्परेचर इंटर करे। इंटर करने के बाद ठीक है, हम उसे किस में तब्दील करेंगे, फ़ारेनहाइट में तब्दील करेंगे। तो फ़ारेनहाइट में तब्दील करने के लिए कोई ना कोई फार्मूला लगाएंगे। तो हमने यूजर से क्या लेना है, डाटा लेना है, तो इनपुट कराना है ना। तो इनपुट है ना, यूजर कंप्यूटर को दे रहा है, वो मेरी क्या है, इनपुट है। तो इनपुट के लिए हमने क्या कहा था कि पैरेललोग्राम यूज करेंगे, मतवाजी और इजला शेप यूज करेंगे। तो हमने मतवाजी और इजला ये यहाँ पे पैरेललोग्राम की शेप बनाई, उसके अंदर मैंने लिख दिया इनपुट नंबर, ये वेरिएबल का नाम है, नंबर रख दिया, उसके सेल्सियस वेरिएबल का नाम रखेंगे, जो भी नाम उस जगह का नाम रखेंगे जहां वैल्यू स्टोर करनी है। सपोज मैंने उसका नाम सेल्सियस रख दिया। ठीक है, तो इनपुट नंबर सेल्सियस, कि वो सेल्सियस क्या करेगा, यूजर इंटर करेगा। इसके बाद क्या होगा, जब यूजर इंटर कर देगा सेल्सियस, अब हमने उसे फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है। तो फ़ारेनहाइट में तब्दील करने के लिए कोई ना कोई कैलकुलेशन होगी, फार्मूला होगा। तो हमने कहा जहां कैलकुलेशन हो रही होगी, फार्मूला, तो वो हमारी प्रोसेसिंग है। और पिछले डायग्राम में इसमें स्लाइड में समझा चुका हूं, प्रोसेसिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेक्टेंगल, मुस्ततील यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि वो जो कैलकुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप देखें कि हमने एक शेप यूज की मुस्ततील, और इसके अंदर हमने ये फार्मूला लगा दिया कि जो सेल्सियस का है, सेल्सियस को जो वैल्यू यूजर ने एंटर किया मल्टीप्लाई कर देगा 9 के साथ, फिर तकसीम करेगा 5 के साथ, और फिर उसके अंदर 32 ऐड कर देगा। ये फार्मूला है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में तब्दील करने का। तो ये कैलकुलेशन करेगा और जो रिजल्ट आएगा उसको हमने कहा कि ये एक वेरिएबल है, जगह का नाम रखा है हमने फ़ारेनहाइट, यहाँ पे स्टोर कर दो। ये जो इक्वल का निशान लग रहा है ना, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, इक्वल का निशान हमने लगाया है, इसका मतलब ये वाली कैलकुलेशन करके यहाँ पे स्टोर करा दो। ये भी प्रोसेसिंग हो रही है कि हमने कहा कि कोई कैलकुलेशन के बाद, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन हो रही है वो कैलकुलेशन के बाद किसी वेरिएबल जगह, किसी जगह पे वैल्यू स्टोर कराना हमारी प्रोसेसिंग है। तो प्रोसेसिंग को हम किससे शो करते होते हैं, हमेशा रेक्टेंगल से। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जब ये प्रोसेसिंग हो जाए, ये हमारी रिजल्ट कैलकुलेट हो गया, स्टोर हो गया, तो अब हमें क्या जरूरत है, स्क्रीन के ऊपर शो कराने की जरूरत है कि कंप्यूटर हमारा जो है ये हमारा रिजल्ट क्या कर दे, शो करा दे। हमने इस रिजल्ट को क्या कराना है, शो कराना है। तो हमारा आउटपुट होगा, जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट देगा वो क्या होगा, आउटपुट होगा। अब हमने किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, जो यहाँ फ़ारेनहाइट में स्टोर हो चुकी है,
इस जगह पे फ़ारेनहाइट वाली रिजल्ट शो कराना है ना, तो हमने ये प्रिंट फ़ारेनहाइट के फ़ारेनहाइट को क्या करते हैं स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दें। तो जो हमारे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रहा है, जो हमें रिजल्ट कंप्यूटर दे रहा है, वो हमारा क्या है आउटपुट है। तो आउटपुट को हमेशा किससे जाहिर किया जाता है अभी हमने कहा कि पैरेललोग्राम से। इनपुट और आउटपुट के लिए क्या यूज होती है, पैरेललोग्राम मुतवाज़ी इज़रार यूज होती है। तो यहां से भी अगर आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है इन द नेक्स्ट स्टेप द रिजल्ट इज कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द फार्मूला टू कन्वर्ट द गिवन सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट। फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। द रिजल्ट इज स्टोर विद द नेम फ़ारेनहाइट, जो हमने जगह का नाम रखा है फ़ारेनहाइट उस जगह पे स्टोर हो जाएगी। द वैल्यू स्टोर विद द नेम फ़ारेनहाइट इज देन डिस्प्ले बाय यूजिंग सम आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के जरिए में रिजल्ट शो हो जाएगा जो कि हमारा, और उसके बाद हमारा ये फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को मैंने कहा था कि जहां जहां मुझे प्रैक्टिकल की जरूरत होगी मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो मैं आप लोगों को इसी जो एक बार प्रोग्राम दिखा देता हूं। अभी आप लोगों को उसकी लैंग्वेज समझने की तो कोई जरूरत नहीं है कि हमारे पास हमारा जो प्रोग्राम में लैंग्वेज है, ठीक है, वो किस टाइप की है या कौन सी लैंग्वेज हम क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए लेकिन हमें मैं सिर्फ ये बता देता हूं कि जो हमारा ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, कि ये एक सेल्सियस से लेकर जो अभी हमने यूजर से कहेंगे कि जी सेल्सियस, मैं भी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। अभी ये जो प्रोग्राम है इसका आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है कैसे है, सिर्फ आपको ये समझने की जरूरत है कि देखिए हमने यूजर से कैसे वैल्यू ली, यूजर से हमने वैल्यू लेके एंटर कर दी, ठीक है। मैंने इसके अंदर फार्मूले लगाए हुए थे, उसने कंप्यूटर ने कैलकुलेशन की, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, और फिर एंड में मैंने उसे कहा कि मुझे रिजल्ट दिखा दो, तो उसने मुझे रिजल्ट भी दिखा दिया, ठीक है। जैसे जैसे मैंने कहा कंप्यूटर मुझे वैसे करके दिखा रहा है, और इसी को हमने फ्लो चार्ट में डिस्प्ले कर दिया। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, चलाता हूँ अपने प्रोग्राम को, जो मैंने अभी प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को चलाया तो अभी आप लोगों को मैंने फिर कह रहा हूं कि इसका कोड समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या चीज समझने की जरूरत है, इसका रिजल्ट। उसने मुझे कहा था इंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, मैंने सपोज इंटर कर दिया 45, उसने मुझे देखिए टेम्परेचर इन सेल्सियस उसने ये दिखा दिया कि आपने जो इंटर किया था 45 है, और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट वो फार्मूला उसने अप्लाई किया, कैलकुलेशन हुई, प्रोसेसिंग हुई, उसने मुझे आउटपुट दिखा दिया, रिजल्ट दिखा दिया 113 कि वो टेम्परेचर जो है हमारा फ़ारेनहाइट में वो क्या है 113 बनता है, ठीक है। दरमियान में जो प्रोसेसिंग थी वो मैंने नहीं की, कंप्यूटर ने की। तो हमने इनपुट दिया, यूजर को मैंने 45 इंटर किया जो वो मुझसे ले रहा था, ठीक है। तो यूजर से उसने वैल्यू मांगी तो हमने इसको 45 दिया जो मेरा इनपुट था। इसी तरह उसने कैलकुलेशन की, प्रोसेसिंग की, ठीक है, उसके बाद मुझे रिजल्ट दिया जो फ़ारेनहाइट, ठीक है। हमने उसे कहा था कि प्रिंट कर दे स्क्रीन के ऊपर फ़ारेनहाइट, तो उसने प्रिंट कर दिया, ये मेरा आउटपुट है। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने क्या किया है, ये प्रोग्राम चलाया है। अभी ये प्रोग्राम आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है कि इसका कोड क्या है, ठीक है, इसका कोड की आप लोगों को जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, ये तीन चीजें हैं हमारे पास, ये मैं आप लोग एल्गोरिथम समझा देता हूं, ये फ्लो चार्ट समझा देता हूं जो आप लोग के उसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है, आप लोग के बुक के अंदर दिए हुए हैं, ये सारी वही चीजें हैं। इनके भी मैं प्रोग्राम मेरे पास वैसे बने हुए हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को सिर्फ एक दो प्रोग्राम इसके अंदर समझाऊंगा कि भाई कैसे ये काम कर रहे हैं। टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड, इसका मतलब है हमने ये मेरी स्टेटमेंट ये बता रही है कि मैंने यूजर से क्या लेना है, मास लेना है और फोर्स लेनी है, दो चीजें लेनी है। तो इसका मतलब मैंने इनपुट करानी है, पहले ये स्टार्ट हो गया, आप लोगों को पता है हर फ्लो चार्ट का स्टार्ट हो गया, उसके बाद हम अगले स्टेप पे जा रहे हैं। मुझे मेरी स्टेटमेंट बता रही है कि मैंने क्या लेना है, इनपुट कराना है मास और फोर्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट के लिए क्या यूज होती है, पैरेललोग्राम, मुतवाज़ी इज़रार मैंने यूज कर दी, और उसके अंदर लिख दिया इनपुट मास एंड फोर्स। इसी तरह अब अगली जगह पे हमने कैलकुलेशन करनी है, उसने क्या कहा कि फाइंड द एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो मैंने फार्मूला लगाना है, कैलकुलेशन होनी है, तो कैलकुलेशन के लिए ठीक है हमारे पास क्या यूज होती है, रेक्टेंगल, क्योंकि प्रोसेसिंग हो रही है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मैंने एक नाम रख दिया उसका एसीसी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, कि फोर्स को हम किस पे डिवाइड कर देंगे, मास पे डिवाइड कर देंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। वो रिजल्ट किसमें स्टोर कर देगा, जो एसीसी एक्सेलरेशन के नाम पे हमने एक जगह बनाई है वहां पे। अब वो जो रिजल्ट है हमें उसको प्रिंट कराना है, तो स्क्रीन के ऊपर हम उसको क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट एसीसी, तो हमारा काम खत्म हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम का ये फ्लो चार्ट था वो क्या हो गया, एंड हो गया। इसी तरह हमने क्या करना है, क्यूब फाइंड करना है। अब किसी नंबर का क्यूब फाइंड होता है तो इसका मतलब हमने वो नंबर क्या लेना है, क्यूब यूजर से लेना है, नंबर लेना है, किसी कोई एज लेना है, ठीक है। कोई जब नंबर लेंगे तो उसका क्यूब कैलकुलेट करेंगे ना। तो हमने स्टार्ट किया, अब इनपुट करा रहे हैं तो पैरेललोग्राम उसी तरह लगाइए, और मैंने कहा कि इनपुट यानी एक नंबर एंटर कर दो। अब यहाँ कैलकुलेशन है तो इसलिए हमारे पास क्या लगा दिया हमने, रेक्टेंगल लगा ली यानी मुस्ततील लगा दी, और इसके अंदर फार्मूला लगा दिया वही वॉल्यूम इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच।
तो हम एक क्यूब का क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें उसका एच की जरूरत है, उसका एक एच का पता होगा तो हम आसानी से आगे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे स्टोर हो गया। ये प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ कोई चीज शो नहीं हो रही, ठीक है। जब हमें कोई चीज शो कराना होगा कंप्यूटर को, हमारी आउटपुट है। तो अगली स्टेटमेंट में हमने यही वॉल्यूम क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो प्रिंट वॉल्यूम हमसे कह रहे हैं ये जो रिजल्ट वॉल्यूम यहाँ पे स्टोर हुआ था उसको प्रिंट कर दो, तो वो प्रिंट कर दे, ये मेरी आउटपुट है। तो आउटपुट जो कंप्यूटर प्रिंट कर रहा होगा, कंप्यूटर हमें दे रहा होगा, वो आउटपुट है। आउटपुट के लिए हमने क्या कहा, क्या यूज करते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है। इनपुट और आउटपुट के लिए एक ही शेप यूज होती है जो कि पैरेललोग्राम है, इन मुतवाजिल इजलाओं, इसके अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये तीसरा जो एल्गोरिथम है, ठीक है, यहाँ पे टू फाइंड प्लेन द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, एक अमाउंट के ऊपर हमने क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। अब हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए देखिए दो चीजें जरूरत होगी, एक तो उसकी अमाउंट जो कि हमने इनपुट करानी है, ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए होगा कि इंटरेस्ट रेट क्या है, रेट चाहिए होगा, ठीक है। वो भी हमने यूजर से लेना है कि इंटरेस्ट रेट इंटर करो कि सपोज 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट है, 2% है, या कितना यूजर इंटर करेगा। और ईयरली बेसिस के ऊपर होता है तो नंबर ऑफ ईयर्स भी हमें चाहिए होंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो हमें तीन चीजें यूजर से लेनी है, इनपुट करानी है। तो इनपुट के लिए हमारे पास पैरेललोग्राम यूज की, अमाउंट और रेट एंड ईयर, तो ये तीन चीजें इनपुट करा दी, ठीक है। फिर हमने फार्मूला लगाया उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, प्लेन इंटरेस्ट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट जो भी था, ये फार्मूला लगा के तो कैलकुलेशन हो रही है। तो हमने क्या लगा दी, यहाँ पे क्या यूज कर ली, रेक्टेंगल यूज कर ली। तो हमने यही रिजल्ट क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है। तो उसका डिस्प्ले के लिए दोबारा उसी तरह, ये हमारी आउटपुट है तो आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज की, और ये हमारा फ्लो चार्ट क्या हो गया, एंड हो गया। होप सो ये आप लोगों को फ्लो चार्ट वगैरह ये सारी चीजें क्या आ रही होंगी, समझ आ रही होंगी। इसी तरह मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली प्रोग्राम से, जैसे मैंने कहा यूजर से मैं मास और फोर्स लूंगा, यूजर को कंप्यूटर यानी ऐसा प्रोग्राम बनाना है, यूजर क्या कहेगा, यूजर को कहेगा कि भी मास इंटर करो और फोर्स इंटर करो, तो मास और इंटर कर देगा तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रिजल्ट कैलकुलेट करके मुझे एक्सेलरेशन जो है ना डिस्प्ले कर देगा। तो मैंने इसका भी प्रोग्राम बनाया हुआ है, मैं अभी आप लोगों को इसका भी प्रोग्राम क्या कर देता हूँ, दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या है कि ये कैसे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है, कैसे हमारा वो फ्लो चार्ट था कि हम यूजर से इनपुट कैसे करा रहे हैं, ठीक है। मैंने इसको जब जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, मैंने उसी तरह सारी चीजें लिखी हुई। अभी आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ नहीं आएगा इसलिए मैं नहीं समझा रहा। अभी आप अपने जो आपका टॉपिक है मेरे बच्चे वो है फ्लो चार्ट, तो आप लोग फ्लो चार्ट समझें। देखिए इंटर द मास ऑफ बॉडी के, बॉडी के मास क्या करते हैं, इंटर कर दें। सपोज मैंने 45 इंटर कर दिया, ठीक है। वो कह रहा है कि आप फोर्स उसके ऊपर जो अप्लाई हो रही है वो इंटर कर दो। मैं कहता हूं उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, वो 90 है, मैंने इंटर कर दी। अब उसने मास कैलकुलेट किया, क्या था, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज 2, तो उसने डिस्प्ले कर दिया है कि इसका मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या है, एक्सेलरेशन 2 है। 90 को जब 45 पे उसने डिवाइड किया तो मेरे रिजल्ट दिखा दिया। तो ये दरमियान में प्रोसेसिंग हुई, पहले हमने इनपुट किया, वो हमारी इनपुट थी, हमने शो करा दी, ठीक है। फिर हमारे पास दरमियान में प्रोसेसिंग हुई तो वो हमने रेक्टेंगल से अपने फ्लो चार्ट में शो करा दी। फिर हमारा आउटपुट था ये, तो हमने इसको दोबारा अपने किससे शो करा दिया, जो फ्लो चार्ट के फ्लो सैंपल था हमारे पास, ये पैरेललोग्राम, उसके अंदर हमने शो करा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कंप्यूटर के डिफरेंट काम्स होते हैं, किस तरह हमारे पास क्या हो रहा है, ये कैलकुलेशन हो रही है। इसी तरह ये हमारे पास एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल दी हुई है जो आप लोग, ये आप लोग के लिए समझना क्या होगी, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एवरेज ऑफ गिवन नंबर, कहता है कि हमें कोई नंबर लेने हैं, ठीक है, 5 नंबर ऑफ 5 गिवन नंबर, 5 नंबर लेने हैं और उनका हमने सम भी लेना है, प्रोडक्ट भी लेना है और एवरेज भी लेनी है। तो हमने पहले इनपुट कराना है, 5 नंबर लेने हैं। तो इनपुट नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 नंबर, हमारे 5 नंबर आ गए। इनपुट है तो हमारे पास क्या यूज करेंगे मेरे बच्चे, अब आप लोग बताएं, साथ बोलते जाना कि क्या चीज यूज करेंगे, पैरेललोग्राम। तो जब मैंने पैरेललोग्राम मुतवाजिल इजला शेप यूज किया, उसके अंदर मैंने लिख दिया कि नंबर ये एन की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ये नाम है सिंपल, n1, n2, n3, ठीक है। आप पूरा भी लिख सकते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो इसी तरह इसके बाद हमने कैलकुलेशन करनी है, क्या कैलकुलेशन करनी है, सम कैलकुलेट करना है। सम इज इक्वल टू ये नंबर जो हमने लिए थे, ये लिख दिया, नंबर 1, नंबर 2 प्लस नंबर 3, नंबर 4, ठीक है, ये सम आ गया। अब दूसरी कैलकुलेशन भी करनी है, हमने प्रोडक्ट भी निकालना है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो नंबर के दरमियान मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। इसी तरह हमने ये सारी प्रोसेसिंग थी, ठीक है, ये तीन चीजें, ये एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो हमने इसको किस में लिखा, रेक्टेंगल में, मुस्ततील में। प्रोसेसिंग को किससे जाहिर किया जाता है मेरे बच्चे, मुस्ततील से।
इसी तरह जब हम इसके ऊपर आते हैं तो हमने यही चीजें डिस्प्ले करनी है, यही रिजल्ट जो हमने सम कैलकुलेट किया है वो भी डिस्प्ले करना है। तो प्रिंट सम प्रोडक्ट एवरेज, ये जो डिस्प्ले करा रहे हैं, रिजल्ट शो करा रहे हैं, तुम्हारा आउटपुट है, तो आउटपुट के लिए हमारे पास उसी तरह दोबारा पैरेललोग्राम यूज होगी जैसे इनपुट के लिए यूज हुई थी। ठीक हो गया मेरे बच्चे। इसी तरह हमारे पास 6 एग्जांपल है टू फाइंड द एरिया ऑफ, ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया लेना है, तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करने के लिए देखें एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। जब हम पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करते हैं मुतवाज़िल इज़्ला का, तो बेस और हाइट हमें होना जरूरी है। इसका मतलब है इनपुट करानी है बेस और हाइट, तो हमने कहा इनपुट बेस एंड हाइट वो यूजर से ले ली, फिर फार्मूला लगा दिया एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हमें क्या प्रिंट करके दे दिया उसे, ठीक है, हमारे पास बेस उसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ये प्रोसेसिंग है तो हमने रेक्टेंगल लगा दी। फिर हमारे पास क्या है, उसने एरिया कैलकुलेट प्रिंट कराना है, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देना है, तो आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, तो हमारा फ्लो चार्ट एंड हो गया। इसी तरह हमने डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। अब आप यहां देखें, अब इसके अंदर हमारे पास तीसरी चीज, अभी तक हमने जितनी भी चीजें देखी इनपुट थी आउटपुट थी, दो चीजें हम देख रहे थे, प्रोसेसिंग देख रहे थे, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग, स्टार्ट और एंड तो वैसे होता है हर फ्लो चार्ट का होगा। अब हमारे इसके अंदर एक और चीज ऐड हो रही है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे कर रहे हैं स्टार्ट इनपुट नंबर, हमने एक नंबर लेना है यूजर से, फिर उसको बताना है कि वो नंबर हमारे पास क्या है, इवन है या ऑड है। मैं इसका भी प्रोग्राम आप लोगों को चला के दिखा दूंगा, ठीक है। तो हमने इनपुट नंबर ले लिया, उस नंबर को हमने क्या करा लिया, स्टोर कर लिया, इनपुट नंबर एन यूजर से लिया, उसको एन में स्टोर कर दिया। अब हमें क्या चेक करेंगे, अगर हम एन का मॉडुलस लेते हैं 2 के साथ, यानी 2 के ऊपर तकसीम करते हैं उसको, और नीचे बाकी अगर 0 बच जाता है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा प्रोसेसिंग हो गया ना, प्रोसेसिंग किससे दायर करना हमने, रेक्टेंगल से, तो हमने कहा एन मॉड 2, यानी एन का मॉडुलस ले 2 के साथ, यानी एन को 2 पे तकसीम करें, मॉडुलस का मतलब होता है बच्चे तकसीम करने के बाद अगर नीचे कुछ बाकी बच जाता है तो वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है, ठीक है। तो हम मॉडुलस ऑपरेटर के जरिए रिमाइंडर फाइंड करते हैं, उसे हमने रैम इस वेरिएबल में इस जगह पे जाके स्टोर कर दिया रैम पे। अब हम चेक कर रहे हैं कि रैम वाली जगह पे अगर 0 है, इसका मतलब है वो पूरा तकसीम हो गया 2 पे, तो वो इवन नंबर है। मैंने क्या कहा था आप लोगों को, जब मैंने कहा था कि जो डायमंड शेप होगी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, उसके अंदर एक फ्लो लाइन इंटर हो रही होगी, जैसे यहाँ पे अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, 7 एग्जांपल के अंदर, और उससे 2 निकल रही होंगी, क्योंकि एक यस की सूरत में और एक नो की सूरत में। अगर कंडीशन ट्रू है, इसमें 0 है, तो इसका मतलब इवन है, तो प्रिंट कर देगा प्रिंट एन इज इवन, एन की वैल्यू डिस्प्ले कर दे। इसी तरह अगर हमारे पास उसके अंदर 0 नहीं है तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट एन इज ऑड, तो एन की दूसरी वैल्यू के एन क्या है हमारे पास, ऑड है, वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये प्रॉब्लम भी हमारी क्या हो जाएगी, और इसको जो हमारा फ्लो चार्ट है एंड हो जाएगा। तो हमें इसको डिस्प्ले से दायर करना, जहां हमारी आउटपुट शो हो रही है, प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग वो आउटपुट है, तो हमारे पास पैरेललोग्राम यूज हो रही है। जहां डिसीजन उसमें फैसला करना था, जिस वैल्यू की बेस पर चेक किया कि ये 0 है या नहीं है, तो हमारी डिसीजन मेकिंग थी, उसकी बेस पर फैसला हो रहा था, फैसला साजी हो रही थी, वहां हम डायमंड शेप यूज करते हैं, ठीक हो गया। तो इन स्टेप्स को, सारे स्टेप्स को हमने इन सैंपल से क्या करना होता है, शो करना होता है। अब यहाँ पे देखें, ये मैं आप लोगों को इनपुट आउटपुट इवन ऑड वाला भी दिखा दूंगा, और ये इनके प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा, आप लोग परेशान नहीं होंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल कहता है कि टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर, गिवन अनइक्वल नंबर, कहता है 3 अनइक्वल नंबर आपने लेने हैं यूजर से, ठीक है, और उनको आपने क्या करना है, डिस्प्ले कराना है, उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे पहले तो हमें इनपुट कराने की जरूरत है ना, 3 नंबर। तो हमने स्टार्ट किया अपने फ्लो चार्ट को, इनपुट के लिए क्या यूज होता है, बार बार हम पढ़ रहे हैं, पैरेललोग्राम लगाइए, उसके अंदर लिख दिया इनपुट, 3 नंबर लेने हैं, n0 n1 n2, 3 नंबर आ गए जी। अब हमने एक वेरिएबल लिया लार्ज के नाम का, उसको असाइन कर दिया। मैंने आप लोग क्या कहा था कि अगर एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो वो भी मेरी प्रोसेसिंग है, और प्रोसेसिंग को किससे शो किया जाता है, प्रोसेसिंग को हम रेक्टेंगल से शो करते हैं, मुस्ततील से। तो हमने मुस्ततील बनाई, उस लार्ज वाले नंबर में हमने कहा कि सपोज जो पहला नंबर था हमारा n0, उसके अंदर हमने लार्ज वाली वैल्यू स्टोर करा दी कि इसके अंदर क्या हो जाए, लार्ज वाली वैल्यू n0 सपोज कर लिया कि हमारा बड़ा है। अब हम बारी बारी चेक करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे। अगर n1 जो हमारी लार्ज में वैल्यू पड़ी हुई है, इस जगह पे वैल्यू पड़ी हुई है लार्ज वाली जगह पे, लार्ज वाले वेरिएबल में, अगर उससे n1 बड़ा है तो इसका मतलब है लार्ज में क्या होना चाहिए था, n1 होना चाहिए। अगर कंडीशन ट्रू होती है यस, तो हम कह दिया लार्ज इज इक्वल टू n1। अगर कंडीशन फॉल्स होती है नो, तो हमारी 2 लाइनें निकल रही है ना, एक यस की सूरत में, एक नो की सूरत में। अगर नो होती है तो नीचे जाएगा, अगले नंबर को चेक करने की जरूरत है,
क्योंकि लार्ज में वही n0 ही रहेगा क्योंकि वही बड़ा होगा अगर n1 से। तो अब हमें चेक करेगा कि n2 बड़ा है लार्ज से या नहीं है। अगर n2 बड़ा है लार्ज से तो हमारे लार्ज में क्या होना चाहिए, कंडीशन ट्रू होती है तो लार्ज में क्या होना चाहिए, n2 की वैल्यू होनी चाहिए ना, तीसरे नंबर की वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़ा है। तो एंड में हम क्या करेंगे, अगर n2 बड़ा नहीं है लार्ज से तो वही लार्ज में वही वाली वैल्यू रहेगी, ठीक है, आगे चला जाएगा। तो हमने प्रिंट कर देना है, किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, लार्ज की वैल्यू प्रिंट करनी है, क्योंकि लार्ज में जो वैल्यू पड़ी होगी वो सबसे बड़ी होगी। क्योंकि हम तीनों नंबर को चेक कर चुके हैं मेरे बच्चे, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज के अंदर वैल्यू स्टोर करा दी किसकी, पहले नंबर की। हमने सपोज कर लिया कि हमारा पहला नंबर सबसे बड़ा नंबर है। अब हम उसी लार्ज को चेक कर रहे हैं जहां लार्ज में स्टोर कराई थी कि क्या वो दूसरे नंबर से बड़ा है या छोटा है। अगर हमारा दूसरा नंबर उस नंबर से बड़ा है लार्ज वाले से, तो हमें लार्ज में क्या आना चाहिए, दूसरा नंबर आना चाहिए ना। हमने दूसरा नंबर स्टोर करा दिया कंडीशन ट्रू की सूरत में। अगर वो नहीं है तो अब हमारे अगले स्टेप को, अगले नंबर को चेक करने की जरूरत है। तो इस तरह ये तीनों चेक हो जाएंगे और एंड में हमारा लार्ज के अंदर जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले कर देगा। तो इसका दूसरा हिस्सा भी है, दूसरे तरीके से भी ये सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों अप्रोचेज हैं, दो अप्रोचेज हैं। मैंने कहा हम पीछे पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर के अंदर, ठीक है, कि हमारी एक प्रॉब्लम को वी कैन सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम इन मैनी वेज, बहुत सारे वेज के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका दूसरा तरीका भी है कि हम उसी तरह इनपुट कराएं एबीसी और चेक कर लें, ठीक है। पहले यहाँ पे चेक करें, इफ ए इज, कंडीशन लगा देगा आप सारी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है तो आउटपुट शो करा दे ए इज ग्रेटर। अगर ए बी से बड़ा है तो नहीं तो ये कंडीशन चेक करें कि बी कहीं सी से बड़ा तो नहीं है, ठीक है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है इसका मतलब क्या है, बी बड़ा होगा ए से। तो अब हमें बी को सिर्फ किससे चेक करने की जरूरत है, सी से। तो इफ बी इज ग्रेटर देन सी तो इसका मतलब है बी सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, एल्स सबसे क्या होगा, सी सबसे बड़ा होगा। तो ये हमने तीन डिस्प्ले दिखा दिए हैं कि अगर ये सूरत में ए सी से बड़ा नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब सी सबसे बड़ा है तो वो डिस्प्ले कर देगा। अगर ए सी से भी बड़ा है, बी से भी बड़ा है तो ए डिस्प्ले कर देगा। अगर ए छोटा है बी से तो पहले वो बी सी से चेक करेगा, ठीक है। अगर बी जो है सी से बड़ा नहीं है तो सी को डिस्प्ले कर देगा। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, फ्लो चार्ट है, सिंपल हम डिस्प्ले कंडीशन लगाते जा रहे हैं और डिस्प्ले करते जा रहे हैं। तो इसका मैं अभी आप लोगों को प्रोग्राम भी करके दिखा देता हूं कि मैं यूजर से 3 नंबर लूंगा और मैं इस तरह की यही जो प्रोसेसिंग कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है वही मैं अपने प्रोग्राम में लगा दूंगा, ठीक है, और वो मुझे क्या कर देगा, बड़ा नंबर डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। इसी तरह जब आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इससे आगे मूव करने की बजाय मैं पहले आप लोगों को प्रोग्राम की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या है, इसके रिजल्ट किस तरह आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास लार्जर नंबर का पहले देख लेते हैं, पहले इवन और लार्जर नंबर का देख लेते हैं कि लार्जर नंबर हमारे पास किस तरह है, ठीक है। मैंने ये प्रोग्राम लिया, यहाँ से आपने नहीं देखना ये कैसे है, मैंने 3 उसी तरह वेरिएबल बना दी ए बी सी लार्ज। मैं यूजर से क्या कहूँगा, इंटर फर्स्ट नंबर वो मैं स्टोर करा दूंगा ए में, दूसरा नंबर बी में, तीसरा नंबर सी में। मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, उसी तरह लार्ज में क्या स्टोर कर दिया, पहली वैल्यू ए की, फिर मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ उसी तरह जैसे वहां पे लिखी हुई है। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि जब ये प्रोग्राम चलेगा तो इस प्रोग्राम में वो मुझसे वैल्यू मांगेगा, ठीक है। मुझे कह रहा है इंटर द फर्स्ट नंबर, जो मैंने उसको कहा है कंप्यूटर को वही कुछ कर रहा है। मैंने पहला नंबर 65 इंटर कर दिया, फिर मैंने 78 कर दिया, फिर मैंने 34 कर दिया। ये देखिए प्रोग्रामिंग बहुत आसान है और ईजी है, ठीक है। अब ये मैंने 3 नंबर इंटर कर दिया, जैसे इंटर करूंगा ये प्रोसेसिंग करेगा, वही कैलकुलेशन है जो डिसीजन करेगा कि कौन सा बड़ा है, तो उस डिसीजन की बेस पर मुझे रिजल्ट दिखा देगा। अब यहाँ पे देखिए उसने मुझे कह दिया लार्जर नंबर जो इंटर है 78, तो मैंने 78 बड़ा नंबर इंटर किया था। तो ये मेरा प्रोग्राम हुई, इसी चीज को मैंने ग्राफिकल शो किया हुआ है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। इसी तरह हमें एक दूसरा प्रोग्राम जो अभी मैं आपके आगे चल के भी बता देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम है, किस तरह हमारे चल रहे हैं, ठीक है। एल्गोरिथम को आप लोग फ्लो चार्ट को समझ लेंगे तो आप लोग की बाकी सारे समझ आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, कहता है कि आप लोग फ्लो चार्ट बनाएं टू असाइन अ ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन द मार्क्स। कहता है कि मार्क्स लेने हैं यूजर से, ठीक है जी, हमने मार्क्स ले लिए, इनपुट करा लिए। तो इसका इनपुट हमने स्टार्ट किया एल्गोरिथम और उसके बाद इनपुट करा लिए, ये जो आपको नजर आ रहा है इनपुट ऑब्टेन द मार्क्स, टोटल मार्क्स भी ले लेने हैं और हमने मार्क्स भी ले लेना। हमने अब कैलकुलेशन करनी है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये कैलकुलेशन हो रही है। कैलकुलेशन का हमें किससे ऐड करना है, रेक्टेंगल से। रट्टे नहीं लगाने मेरे बच्चे, समझ के करना है कि जहां प्रोसेसिंग हो रही है तो हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल से जब हम अगले स्टेप पे जाना, ये हमारी परसेंटेज। अब हमें चेक करने की जरूरत है कि अगर हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन 80, अगर 80 से बड़ी है तो यस कंडीशन ट्रू है तो ग्रेड प्रिंट कर देगा। प्रिंट कराना है ना,
ठीक है। तो हमारे पास सॉरी हमने अभी प्रोसेसिंग करनी है, तो ये ग्रेड का हमने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने स्टोर करा देना है a+। फिर अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, इसका मतलब 80 से बड़ी नहीं है, ठीक है, तो फिर हमें चेक करने की जरूरत है क्या 70 से बड़ी है। अगर 70 से बड़ी है तो ग्रेड वाले वेरिएबल में क्या स्टोर करा देगा a। अगर 70 से बड़ी नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर हमें ये डिसीजन मेकिंग है, इसलिए हमारे डायमंड लगे हुए हैं, परेशानी होना। और जहां हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, जैसे वैल्यू असाइन हो रही है ग्रेड को, तो ये हमारी क्या है, हमने किससे शो किया हुआ है इसको, रेक्टेंगल से। इसी तरह हमारे पास परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60, अगर 60 से बड़ी है तो ग्रेड बी, ग्रेड इज इक्वल टू बी। ये प्रोसेसिंग है, असाइनमेंट है, जहां असाइनमेंट होगी कोई वैल्यू असाइन कर रहे होंगे, मेरी प्रोसेसिंग होगी। इसी तरह जब हम यहाँ पे आते हैं इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ग्रेड सी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो नीचे जाएगा परसेंटेज इज ग्रेटर देन 40। अगर परसेंटेज ग्रेट, इसकी बेस पर आप डिसीजन लेना उसने, तो हमें ग्रेड डी। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती, नीचे जाएगा इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 33, तो ग्रेड ई। अगर 33 से भी कम है तो हम कह रहे हैं कि ग्रेड को क्या साइन करते हो, ग्रेड इज इक्वल टू एफ। ये हमारी प्रोसेसिंग है। अब हमारे किसकी वैल्यू डिस्प्ले करने की जरूरत है, किसके अंदर हमने स्टोर किया है, ये सारी कैलकुलेशन हो गई, डिसीजन हो गई, हमने एफ ग्रेड वाले वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा दी है। जो भी इसके अंदर होगी प्रिंट ग्रेड, तो जो इसका रिजल्ट होगा हमें क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा कि इस ग्रेड के अंदर क्या है। ठीक हो गया, ये हमारा आउटपुट था, इसलिए हमारे पहले पैरेललोग्राम यूज की, और हमारा ये फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ऑल्सो आप लोगों को फ्लो चार्ट की क्या आ रही होगी, समझ आ रही होगी सारी चीजें। मैं अभी आप लोग इनके प्रोग्राम भी करके दिखा दूंगा। ये बहुत आसान सी चीजें हैं, मेरे बच्चों के लिए तो वैसे खिलौना है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जब इसको गौर से सुनेंगे, पढ़ेंगे बुक से, तो ये खिलौना समझ के, इसको खेल समझ के पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये स्टार्ट, हमने एल्गोरिथम स्टार्ट किया, पहले स्टेटमेंट पढ़नी होती है। सबसे पहला काम क्या है, दो दफा, अगर एक दफा नहीं समझ आई दूसरी दफा पढ़ो। टू डिटरमाइन द नेम ऑफ वीक, कि आपने नेम ऑफ वीक बताना है, डे, वीक डे सॉरी, ठीक है, कि कौन सा दिन है, जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, ये कौन सा दिन है। फ्रॉम अ गिवन नंबर, कि यूजर से एक नंबर लेना है, उसकी बेस पर आपने बताना है कि कौन सा दिन है। वेयर वीक डे आर अज्यूम फ्रॉम मंडे टू संडे, जहां पे हमारे पास क्या है, ये वीक डे कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, मंडे से लेकर संडे तक। एंड देयर रिस्पेक्टिव नंबर फ्रॉम 1 to 7, और उनके नंबर कौन से हैं, 1 से 7। इसका मतलब क्या है, ये बताना चाह रहे हैं हमें स्टेटमेंट के अंदर कि आपने यूजर से एक नंबर ले लेना है, ठीक है, जो कि कहां से लेकर हो, 1 से लेकर 7 तक हो, और फिर उसकी बेस पर डिसाइड करना है। अगर यूजर 1 इंटर करता है तो प्रिंट करा देना है आउटपुट में मंडे, अगर यूजर 1 नहीं इंटर करता है, 2 इंटर करता है तो प्रिंट करा देना है ट्यूसडे, अगर 3 इंटर करता है तो वेडनेसडे, इसी तरह 7 इंटर करता है तो संडे, ठीक है, और एंड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए हमने फ्लो चार्ट स्टार्ट किया, इनपुट यूजर से एक नंबर ले लिया, नंबर डे, एक नंबर जो भी उसने इंटर किया आप चेक कर रहे हैं। डे इज 1, अगर उस वेरिएबल के अंदर जो हमने डे के अंदर स्टोर कराई है वैल्यू, अगर 1 है तो कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर देगा मंडे, अगर ये नहीं है तो अगली वैल्यू चेक करेगा, अगली कंडीशन चेक करेगा। अगर उसके अंदर 2 है, ये डिसीजन मेकिंग है, तो इसलिए डायमंड लगा हुआ है, कंडीशन चेक हो रही है ना, तो फिर हमारे पास क्या डिस्प्ले कर देगा, ट्यूसडे। अगर वो भी नहीं है तो अगली कंडीशन चेक करेगा, इसी तरह सो ऑन एंड तक ये सारी कंडीशन चेक करेगा। अगर उसके अंदर 6 है तो वो कंडीशन ट्रू है तो सैटरडे प्रिंट कर देगा, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो अगली वैल्यू चेक करेगा डे 7, अगर वो 7 है तो प्रिंट कर देगा संडे, और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा हमारा, एंड हो जाएगा। एंड किससे करते हैं, ओवल शेप से। ठीक हो गया, जहां जहां डिसीजन मेकिंग थी हमारे पास डायमंड लगा हुआ है, जहां हमारे आउटपुट शो हो रहा है, प्रिंट करा रहे हैं, वहां हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम, और इनपुट करा रहे हैं तो पैरेललोग्राम। अब इसी तरह आपकी बुक में मेरे बच्चे, मैं पढ़ रहा था कि उसने खुद एक एक्टिविटी दी थी, अभी इसमें एक चीज चेक नहीं की गई। कौन सी चीज चेक नहीं की गई, वो ये चीज चेक नहीं की गई कि अगर यूजर 1 से छोटी वैल्यू एंटर कर देता है या 1 से 7 से बड़ी वैल्यू एंटर कर देता है, क्योंकि ये 1 से 7 तक जा रहा है ना, तो आगे उसने असाइनमेंट दी हुई है, एक्टिविटी दी हुई है कि स्टूडेंट इसी फ्लो चार्ट को चेंज करें, अपना फ्लो चार्ट बनाएं जिसके अंदर, ठीक है, ये बताया गया हो कि अगर यूजर क्या करता है, गलत वैल्यू एंटर करता है, 1 से छोटी कर देता है, यानी कोई नेगेटिव वैल्यू एंटर कर देता है, या 0 एंटर कर देता है, या फिर 7 से बड़ी एंटर कर देता है, तो कहता है वो प्रॉपर मैसेज शो करे कि आपने गलत वैल्यू एंटर करी है, करेक्ट वैल्यू एंटर करो। ठीक है, अगर इनमें से एंटर नहीं करता तो बच्चे जो आपकी असाइनमेंट है उसका सोल्यूशन मैं आपको इसी स्लाइड के ऊपर दिखा देता हूं। देखें, यहां हम एक और डिसीजन मेकिंग क्या लगा देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं, डायमंड लगा दिया। ये जहां स्टार्ट हो रहा है हमारे पास डे इज 1, ठीक है, और यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी सूरत में मैं यहाँ पैरेललोग्राम लगा रहा हूं कि अगर ये यहां से इफ
डे इज लेस देन 1, 1 से छोटा है, और डे इज ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा है, तो क्या शो करे, इंटर करेक्ट डाटा, कि करेक्ट डाटा एंटर करो। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट जो आपकी यहाँ पे दी हुई है पेपर में, कहता है कि स्टूडेंट खुद करें। ठीक है, एक्टिविटी 1.4 दी हुई है, तो ये उसका सोल्यूशन है मेरे बच्चे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन, मैं आपको इसकी प्रोग्राम के अंदर भी दिखा देता हूँ कि मैंने इसका प्रोग्राम बनाया है, तो इसका प्रोग्राम हमारे पास कैसे है। ठीक है, इसके प्रोग्राम के अंदर भी अगर गलत वैल्यू एंटर करेंगे तो वो मुझे दिखा देगा कि भाई आपने क्या किया है। ठीक है, यहाँ पे डे नेम, तो मैं यहाँ पर एंटर करा रहा हूँ, ये मेरा प्रोग्राम है। जैसे ये प्रोग्राम चलेगा, ठीक है, आप लोग देखेंगे कि इस प्रोग्राम के अंदर मुझे कह रहा है, उसी तरह मैंने सेम वही वाला प्रोग्राम बनाया जैसे वहां पे है। ठीक है, वो कह रहा है इंटर द नंबर ऑफ डे, मैं क्या कर देता हूँ 4, तो उसने डिस्प्ले कर दिया डे इज थर्सडे। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो तो परेशान नहीं होना, गलती में जल्दी में प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, अब वो दोबारा मैं इस प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो, और मैं एंटर कर देता हूँ सपोज 8, उससे गलत वैल्यू एंटर कर देता हूँ। जो मेरा पहला फ्लो चार्ट था ना आपकी बुक में, ठीक है, वो इस चीज को चेक नहीं कर रहा था, लेकिन उसने जो असाइनमेंट दी है एक्टिविटी 1.4, तो उसके अंदर ये चेक करेगा। मैं 8 इंटर कर देता हूँ, तो मुझे क्या कह रहा है, देखें, एंटर करेक्ट नंबर, करेक्ट नंबर एंटर करें। तो उसको कैसे डायल करना है आप लोगों ने, मैंने आपको स्लाइड के ऊपर दिखा दिया कि मैंने उसका सोल्यूशन भी बता दिया कि इसका कौन सा सोल्यूशन है, ये वाला इसका क्या है बच्चे, सोल्यूशन है। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखें कि एग्जांपल ऑफ फ्लो चार्ट रिपीटिंग स्टेप्स, तो कुछ स्टेप्स हमारे क्या होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। रिपीट्स के मतलब क्या होती है, हमारी लूप्स होती हैं बच्चे। मैं कह रहा हूँ एक स्टेप एक दफा, दूसरी दफा हो, तीसरी दफा ले, चौथी दफा ले, तो ये हमारे पास क्या है, बार बार वो रिपीट हो रहा है एक स्टेप, तो उस स्टेप को हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग स्टेप्स या लूप्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने इनको देखना है, रिपीटिंग स्टेप। ठीक है, इन फ्लो चार्ट, इन ऑल ऑफ द अबव फ्लो चार्ट द फ्लो इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट इट इज आल्सो पॉसिबल दैट फ्लो मे गो टू द प्रीवियस स्टेप, कि वो दोबारा अपने प्रीवियस स्टेप के ऊपर जाए, स्पेशली व्हेन द वी नीड टू रिपीट द सम स्टेप, जब हमें दोबारा स्टेप रिपीट करने की जरूरत हो। तो यहाँ पे हमें ये एग्जांपल दी हुई है, टू इनपुट 5 वैल्यूज, कहता है यूजर से 5 वैल्यूज लेनी है, 1 बाय 1, एक एक करके, एंड डिटरमिन, और ये बताना है इफ द गिवन वैल्यू इज ऑड और इवन, कि गिवन वैल्यू इवन है या नहीं है। अच्छा, आप बच्चे इस फ्लो चार्ट को समझ लें, फिर मैं आपको प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा। स्टार्ट, फ्लो चार्ट हमारा स्टार्ट होना है, तो ओवल शेप यूज कर ली। अब हमने एक नंबर ले लिया, क्योंकि हमने अब गिनती भी तो करनी है ना, कि हमारे पास जो नंबर है वो कितनी दफा एग्जीक्यूट हो गया, 5 दफा एग्जीक्यूट कराना है ना। हमने एक नंबर ले लिया काउंट, उसके अंदर शुरू में साइन कर दिया उसको 0। तो जब हम किसी वेरिएबल को वैल्यू साइन कर रहे होते हैं तो क्या होती है, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल यूज होती है ना मेरे बच्चे। ठीक है, हमने उसको असाइन कर दिया, ठीक हो गया, प्रोसेसिंग रेक्टेंगल यूज कर ली। अब अगले स्टेप देखें, यूजर से हमने नंबर लेना है, तो इनपुट नंबर, हमने नंबर क्या करना है, इनपुट ले लिया यूजर से। ठीक हो गया, यूजर ने नंबर क्या कर लिया, एंटर कर लिया। अब जो हमारे पास काउंट की वैल्यू को भी, क्योंकि बारी बारी अब रिपीट हो रही है ना, अगली दफा उस काउंट में 1 हो जाएगा, उससे अगली दफा 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 5 तक जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कंडीशन उसकी फाल्स हो जाएगी। उसके बाद हमें उस काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो प्रोसेसिंग है, कोई काम हो रहा है ना, कोई ना कोई काम हो रहा है, इंक्रीज काउंट बाय 1, हर दफा उसकी एक वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा अभी। रैम, जो हमने एक नंबर लिया है, ठीक है, हमारे पास किसका है, रिमाइंडर का, वही चेक करने के लिए कि ये इवन है या नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास नंबर यूजर ने एंटर किया था, उसको एन में स्टोर किया था, उसको हमने डिवाइड कर दिया, मॉडुलस ले लिया किसके साथ, 2 के साथ। अगर उसका जो रिजल्ट आया रैम में स्टोर कर लिया। अब यहाँ हम डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं। अगर हमारे पास रैम के अंदर क्या है, वैल्यू मेरे बच्चे 0 है, इसका मतलब है वो पूरा तकसीम हो गया, इवन है, जैसे पहले समझा चुका हूँ, तो वो प्रिंट कर देगा नंबर इज इवन, एन इज इवन। अगर वो नहीं हुआ, कंडीशन फॉल्स है, तो वो प्रिंट कर देना चाहिए, आउटपुट शो करा दे ऑड है। अब अगले स्टेप, अब दोबारा उसी के ऊपर जाना, यूजर से दोबारा नंबर लेना है हमने, तो वो किसी ना किसी डिसीजन की बेस के ऊपर होगा ना, कि कितनी, क्योंकि हमने 5 दफा जाना है। अगर कोई डिसीजन ना ले, तो वो लेता रहेगा, वो नंबर रिपीट होता रहेगा, अनलिमिटेड हो जाएगा, जो कि हमारा सोल्यूशन नहीं है। तो हमें यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि काउंट की वैल्यू 5 तो नहीं हुई। अगर उसकी वैल्यू अभी तक 5 नहीं हुई, तो दोबारा हमें रिपीट करने की जरूरत है, उसी स्टेप के ऊपर जाएगा, दोबारा वो नंबर लेगा यूजर से। ठीक है, यूजर जो भी एन में आ गया, उसने दोबारा काउंट की वैल्यू को भी 2 कर देगा, बढ़ा देगा, फिर उसको चाहे डिवाइड करेगा, रैम के अंदर स्टोर कर देगा। अगर उसके अंदर क्या है, 0 है, जो नंबर यूजर एंटर किया उसको 2 पे डिवाइड करके रिजल्ट, ठीक है, रैम में स्टोर कर देगा, इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अगर उसमें 0 है, तो इसका मतलब इवन प्रिंट कर देगा, इस तरह 8। अब काउंट में 2 हो चुका है, अभी तक 5 नहीं हुआ, दोबारा उसी स्टेप पे जाएगा, तो ये रिपीट होता रहेगा 5 दफा। जब काउंट में 5 हो जाएगा,
इसका मतलब हमारे 5 स्टेप्स पूरे हो गए हैं, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट या प्रोग्राम एंड हो जाएगा। मैं इसका आप लोगों को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ कि वो मुझसे 5 दफा क्या लेगा, वैल्यू देगा, ठीक है। और उसके बाद हमें वो डिस्प्ले करके दे देगा कि हमारे पास ये जो नंबर है इवन है या ऑड है, तो वो 5 दफा रिपीट होता जाएगा ऑल, ठीक है। मैंने इसको क्योंकि लूप लगाई हुई है कि इसको 5 दफा क्या करना है, रिपीट करना है। मैं अपने प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है कि कितनी दफा रिपीट करना है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है और लेस देन 5 तक जाना है, ठीक है। ये भी प्रोग्राम आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये लैंग्वेज क्या यूज कर रहा हूँ मैं, किस तरह, ये सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए देखें काम कैसे हो रहा है। मैंने एक नंबर एंटर कर दिया 23, जो कि आप लोगों को पता है कि ये इवन नहीं है, 2 पे तकसीम नहीं होता, क्या शो करना चाहिए, 8, तो ये शो कर दिया नंबर इज 8। फिर आगे ही कह दिया इंटर द नंबर, अगर दोबारा नंबर एंटर करो, ठीक है। अभी तक क्योंकि 5 पूरा नहीं हुआ उसके अंदर, मैंने एंटर कर दिया 34, अब ये इवन है क्योंकि 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, क्या शो कर रहा है, नंबर इज इवन। इसी तरह नंबर इज मैं 45 ऑड, ठीक है। अगर मैं दोबारा एंटर कर देता हूँ 79 तो शो कर रहा है ऑड, अब मैं एंटर कर देता हूँ 80 तो इवन। तो 5 दफा पूरे हो गए तो प्रोग्राम उसने ऑटोमेटिकली बंद कर दिया, ठीक है। तो मेरे बच्चे यही चीजें हम यहाँ फ्लो चार्ट में शो कर रहे हैं कि जब वो 5 दफा पूरा हो जाएगा तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, और तो हमने शो भी कर दिया कि प्रोग्राम क्या हो जाना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये क्या था। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फ्लो चार्ट की, टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ द ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन नंबर टिल सम लिमिट, कि कोई एक लिमिट लेनी है, ठीक है, उस लिमिट तक आपने जाना है और यूजर से जितने भी ऑड नंबर होंगे पहले चेक करना है कि नंबर ऑड है कि नहीं है। अगर ऑड होगा तो उसका क्या लेना है आपने, फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का सीक्वेंस निकालना है स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नंबर, जो यूजर एक नंबर देगा वहां से स्टार्ट करना है, किसी एक लिमिट तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने यूजर से नंबर ले लेना है और लिमिट ले लेनी है कि भाई कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है। तो उसके हमने प्रिंट क्या कराना है, और सिर्फ 8 नंबर प्रिंट कराने हैं, उसके दरमियान जितने भी आ रहे होंगे, ठीक है, 8 नंबर प्रिंट होते जाएंगे। तो ये चेक करने के लिए कि ये 8 है या नहीं है, तो ये हमने फार्मूला लगा दिया, प्रोसेसिंग है तो रेक्टेंगल से शो कर रहे हैं। उसी तरह हमने एन को मॉडुलस लिया 2 के साथ, रैम में स्टोर कर दिया। यहाँ पे चेक कर रहे हैं रैम में 0, अगर वो 0 है, कंडीशन ट्रू है, तो अगले स्टेप पे चला जाए, ठीक है। तो उसकी एन की वैल्यू को 1 बढ़ा देगा, क्योंकि एन हमारे लिमिट में हम लगा रहे हैं ना, उसकी बेस पर एन को आगे क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अगर उसके अंदर 0 नहीं है तो इसका मतलब हमारी कंडीशन ट्रू है, तो हमने ऑड प्रिंट करने हैं, तो यहाँ पे जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, ऑड प्रिंट एन, एन की वैल्यू क्या करा देगा, डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो उस वक्त तक ये डिस्प्ले करता रहेगा जब तक हमारे पास क्या रहेगी, हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी कि हम लिमिट तक नहीं पहुंचते। दोबारा जाएगा, अगर लिमिट अभी भी एन से, एन जो नंबर है हमारे पास लिमिट से क्या है, छोटा है, क्या है हमारे पास लिमिट से छोटा है, तो वापस जाएगा, ठीक है। अगर लिमिट से छोटा नहीं है तो हमारे पास लिमिट बड़ी है किसे, एन से, तो एंड कर देगा। अगर लिमिट छोटी है अभी एन से, ठीक है, तो लिमिट बड़ी नहीं हुई अभी, दोबारा वहां पे जाएगा, एन की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, इंक्रीज एन बाई 2, 2 बढ़ा, 2 क्यों बढ़ा रहे हैं, 2 मेरे बच्चे इसलिए बढ़ा रहे हैं, जब एक ऑड आ जाएगा तो मेरे पता है अगले ऑड के लिए मैं 2 बढ़ा देंगे ऑटोमेटिक। जैसे हमारे पास 3 ऑड आ गया, अब मैं उसके अंदर 2 बढ़ाऊंगा तो 5 हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ऑड है। तो अगली दफा बारी बारी यही चेक करता रहेगा और लिमिट तक यानी यही चेक करेगा और हमें एन की वैल्यू डिस्प्ले करता जाएगा। जब उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लिमिट बढ़ जाएगी, तो वो हमें इसको एंड कर देगा। तो ये हमारे पास क्या थे बच्चे, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज द फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम की प्रोग्राम को जब हम किसी एक तस्वीर की सूरत में ज़ाहिर कर रहे हैं तो वो मेरा क्या है, फ्लो चार्ट कहलाता है। तो आपकी बुक में दिए गए जो फ्लो चार्ट का लेक्चर थे, ठीक है, वो यहाँ तक थे। होप्स हो आप लोगों को फ्लो चार्ट अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और आप लोगों को भी क्या कर लेंगे, फ्लो चार्ट बना लेंगे। और बुक से जब आप एक दफ़ा इस लेक्चर को सुनेंगे और बुक से जब पहली दफ़ा गौर से इसको सुनना है और बुक से पढ़ना है, एक दफ़ा दोबारा लेक्चर सुनेंगे और बुक से पढ़ेंगे, तो होप्स हो आप लोगों को दोबारा किसी लेक्चर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, मैंने साथ साथ आप लोग कुछ प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करके दिखा दिए ताकि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए कंप्यूटर काम कैसे कर रहा होता है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट हम बना क्यों रहे हैं, किस मकसद के लिए बना रहे हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग लेक्चर्स एंड योर स्टडी। ठीक है, मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि अपना इन लेक्चर्स का फीडबैक देना मत भूलिएगा, नीचे कमेंट कर दें, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में लिख देंगे तो मेरा जवाब आप लोगों को वो फ़ौरन मिल जाएगा, कहीं पे भी कोई मसला हो रहा होगा तो। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने दोस्तों को भी कहें और ख़ुद भी इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग के लिए फ़ायदेमंद लेक्चर हैं जो आप लोग सुन सकें और आप लोग के दोस्त भी इसको सुन सकें। अल्लाह हाफिज़।